ओके बेटा, हम लोग पहुंचे लिक्विडेटर अकाउंट्स पे। लिक्विडेटर में क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा था हमारा। एक पहला पार्ट वीडियो लेक्चर में इसका बना चुका हूं, अब सेकंड पार्ट मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये CMG कंपनी वाला, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो लेक्चर बनाया था, सेकंड पार्ट बाकी है और जितना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं उतना मैंने लिख दिया। आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, जितना लास्ट वीडियो लेक्चर में था वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी आगे एक्सप्लेन करते जाऊंगा, सुनते जाना। बहुत सारे नए नए रूल्स हैं। अब मेरा एडजस्टमेंट नंबर 5 से लेकर बाकी है। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट 4 की जो 3 अमाउंट्स हैं 2%, 2% और 25%, वो मेरी सॉल्व करना बाकी है, लेकिन वो अभी सॉल्व नहीं होगा। पहले पूरा आंसर कंप्लीट होगा, बैलेंसिंग होगी, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 की अमाउंट्स बाद में सॉल्व होंगी। अभी 5, द अबव अदर क्रेडिटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे अदर क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपको लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है अदर क्रेडिटर्स 4 लाख। तो पहले मैं वर्किंग नोट में जाऊंगा और धीरे धीरे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। अदर क्रेडिटर्स 4 लाख, ये मैं वर्किंग नोट्स में जाके लिखूंगा यहाँ पे वर्किंग नोट्स, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अदर क्रेडिटर्स 4 लाख। ये अदर क्रेडिटर्स लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 लाख रुपीस। ये 4 लाख रुपीस अदर क्रेडिटर्स। अब इसके अंदर इंक्लूडेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5th पॉइंट में कि यहाँ पे लिखा है द अबव अदर क्रेडिटर्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, 3 months सैलरी एट ₹6,000 पर मंथ ऑफ एन एम्प्लॉय अखिल। अब अखिल एक ही एम्प्लॉय है, इसका सैलरी है 6,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय। अखिल एक ही एम्प्लॉय हुआ तो हम इसको बोलेंगे पर एम्प्लॉय, 6,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय, और इसकी 3 महीने की, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे 3 महीने की सैलरी बाकी है। सुनते जाना, अखिल की 3 महीने की सैलरी बाकी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के लिखूंगा अखिल। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ए पॉइंट, एक्चुअल सैलरी, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर आपको याद हो अगर रूल तो 4 month सैलरी, एक होता है एक्चुअल, एक होता है 4 month सैलरी, और एक होता है ₹20,000 पर एम्प्लॉय, ₹20,000 पर एम्प्लॉय, 20,000 रुपीज पर एम्प्लॉय, ये रूल होता है। इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट हो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। यहाँ पे हमारा मेन आंसर कि इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इक्वल टू लोएस्ट ऑफ द अबव 3। ऊपर वाली 3 अमाउंट जो है ABC, उन तीनों में से जो लोएस्ट होगा वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा। ठीक है, अब मैं अखिल की कैलकुलेशन आपको बताऊं, सुनते रहना। अखिल में लिखा हुआ था ₹6,000 पर मंथ फॉर 3 months, तो इसकी एक्चुअल सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी अखिल की 6,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 months। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अखिल की 3 महीने की सैलरी बाकी है। मैं फिर से क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये देखो 3 month सैलरी एट द रेट ऑफ 6,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय फॉर अखिल। अखिल हमारा एक एम्प्लॉय है, यहाँ क्लर्क है, उसकी सैलरी है 6,000 पर मंथ और 3 महीने की सैलरी इसकी बाकी है, तो इसका एक्चुअल आउटस्टैंडिंग होगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 18,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 18,000, तो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग अखिल का होगा 18,000। हो गया। दूसरा हमारा रूल होता है 4 month सैलरी, ये रूल है 4 महीने की सैलरी। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इतने मंथ्स का इतना अमाउंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा जो एक्चुअल है वो 3 महीने का है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे 3 महीने का 18,000। हम ऐसा बोलेंगे 3 महीने का, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी अखिल की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी। अब हमारा रूल ये है कि हमको कंपलसरी 4 महीने की सैलरी चाहिए। कंपलसरी हम लोगों को यहाँ पे 4 महीने की सैलरी चाहिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे,
हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि 3 महीने का 18,000, तो 4 महीने का कितना, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम बच्चों के जरिए मैं लाइन भी ड्रॉ करके देता हूँ। 3 महीने का 18,000, तो 4 महीने का कितना, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000 आएगा। ठीक है, 3 मंथ्स का 18,000, तो 4 मंथ्स का कितना। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 18,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 24,000 रुपीज। कितना, 24,000 रुपीज 4 महीने का आउटस्टैंडिंग सैलरी अखिल का। तो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग 3 महीने का ही है, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग 3 महीने का ही है। 3 महीना मल्टीप्लाई बाय 6,000, ये होता है 18,000 रुपीज। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि 3 महीने का 18,000, तो 4 महीने का कितना, ये आया हमारा 24,000 रुपीज। इसके बाद होता है ₹20,000 पर एम्प्लॉय। अब अखिल तो एक ही एम्प्लॉय है, अखिल जो है वो एक ही एम्प्लॉय है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 एम्प्लॉय अखिल। अब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 20,000 ही होता है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 ये होता है 20,000 रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट है उसको लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। सुनना ध्यान से, थोड़ा हार्ड है। इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट है उसको हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों में से लोएस्ट अमाउंट कौन सी है। पहली अमाउंट है 18,000, दूसरी अमाउंट है 24,000, तीसरी अमाउंट है 20,000। पहली अमाउंट है एक्चुअल वाली 18,000, फिर दूसरी अमाउंट है 24,000 और तीसरी अमाउंट है 20,000। तो 18 या 24 या 20, इन तीनों में से लोएस्ट है 18,000। ये लोएस्ट जो अमाउंट आया 18,000, ये 18,000 को हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लिखेंगे। जो लोएस्ट अमाउंट है 18,000, इसको हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लिखेंगे। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद होता है रिमेनिंग अमाउंट इज कंसीडर्ड एज अनसिक्योर्ड। वो भी मैं बता देता हूँ रिमेनिंग कैसे निकालते हैं अनसिक्योर्ड। ठीक है, अब 18 फिर से एक बार, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग है 18,000, 4 महीने की सैलरी है 24,000 और 20,000 पर एम्प्लॉय में 20,000, तो लोएस्ट आया 18,000। जो लोएस्ट आया 18,000 वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। अब रिमेनिंग जितना बच गया उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते हैं। रिमेनिंग जो बचा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे आता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आता है एक्चुअल आउटस्टैंडिंग लेस, मतलब माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मतलब जितना भी एक्चुअल आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क था, उसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वाली अमाउंट माइनस कर दो, तो बाकी जो बचा वो अनसिक्योर्ड, बाकी जितना भी बचा वो हमारा अनसिक्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग 18,000 ही था और प्रेफरेंशियल भी 18,000 ही है, तो अनसिक्योर्ड कितना बचेगा, 0। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग 18,000 ही था, उसमें प्रेफरेंशियल भी 18,000 ही है, बाकी अनसिक्योर्ड कितना बचेगा, अनसिक्योर्ड 0 बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, अखिल की सारी कैलकुलेशन हो गई। अब मैं पूरा कॉलम सेम कॉपी पेस्ट करूंगा। पहले ये अखिल वाला पूरा कॉलम मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और इसमें मैं नंबर्स चेंज करके, अमाउंट चेंज करके जो दूसरा वाला एम्प्लॉय है उसकी कैलकुलेशन कर लूंगा। ये अखिल कंप्लीट हो गया हमारा, मैंने पूरा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी मैं सिर्फ अमाउंट चेंज करूंगा। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉय कौन था, दूसरा एम्प्लॉय है बी पॉइंट में, 3 मंथ सैलरी एट ₹7,000 पर मंथ ऑफ एन एम्प्लॉय गोपाल। 3 मंथ सैलरी एट ₹7,000 पर मंथ ऑफ एन एम्प्लॉय गोपाल। ये जो 7,000 है ये है पर मंथ पर एम्प्लॉय, 7,000 है पर मंथ पर एम्प्लॉय और 3 महीने की इसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग होगा 21,000। गोपाल दूसरा नाम है गोपाल, ये अखिल की जगह पे गोपाल हो जाएगा। इसकी सैलरी है 7,000 पर मंथ और 3 महीने की इसकी बाकी है, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होगा 21,000। मतलब गोपाल की सैलरी 7,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 महीने
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,000 और 3 महीने, तो इसकी एक्चुअल आउटस्टैंडिंग है 21,000। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 महीने का 21,000 तो 4 महीने का कितना, 3 महीने का 21,000, 3 महीने का 21,000 तो 4 महीने का कितना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 21,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 महीने का 21,000 तो 4 महीने का कितना 28,000। आगे फिर ₹20,000 पर एम्प्लॉई। अब गोपाल एक ही एम्प्लॉई है तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 एम्प्लॉई इक्वल टू 20,000। अब इन तीनों में थे लोएस्ट अमाउंट। देखो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग है 7,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 21,000, फिर 3 महीने का 21,000 तो 4 महीने का कितना, ये आया 28,000, ठीक है। और 20,000 पर एम्प्लॉई, तो पर एम्प्लॉई गोपाल एक ही एम्प्लॉई है तो इसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ, मतलब मैक्सिमम अमाउंट बोलते हैं इसको, मैक्सिमम अमाउंट हुआ 20,000। अब 21 और 28 और 20 इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली 20,000 लोएस्ट है। जो इन तीनों में से लोएस्ट है 21, 28 और 20, तो लोएस्ट है 20, ये 20,000 हो जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो लोएस्ट है वो हो जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 20,000, बाकी जितना बचा वो अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड कैसे निकालते हैं, ये जो एक्चुअल अमाउंट है 21,000, जो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी है 21,000, उसमें से प्रेफरेंशियल वाला 20,000 माइनस कर देंगे, तो 21,000 में से ये 20,000 माइनस कर दो तो बाकी अनसिक्योर्ड आ जाएगा 21 माइनस 20। टोटल आउटस्टैंडिंग था 21, उसमें से प्रेफरेंशियल था 20, बाकी अनसिक्योर्ड आएगा 1,000। टोटल आउटस्टैंडिंग था इसका 21,000 गोपाल का, उसमें से प्रेफरेंशियल है 20,000, तो 21 माइनस 20, बाकी 1,000 जो बचा इसको हम लोग बोलेंगे अनसिक्योर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा भी एक एम्प्लॉय है। अब मैं गोपाल की सारी कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट करूंगा और एक और एम्प्लॉय है उसका फॉर्मेट बनाऊंगा। गोपाल के बाद एक एम्प्लॉय है उसका नाम है नट्टू, तो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा नट्टू और इसके सारे नंबर्स मैं चेंज करूंगा। मैं क्वेश्चन में जाके देखूंगा क्या लिखा हुआ नट्टू में, ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में फिफ्थ एडजस्टमेंट का सी पॉइंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट में सी पॉइंट में लिखा है 5 मंथ सैलरी एट ₹3,000 पर मंथ, 5 मंथ सैलरी एट ₹3,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय कॉल्ड या नेम्ड नट्टू। नट्टू एक एम्प्लॉय है, उसकी 5 महीने की सैलरी बाकी है 3,000 रुपए पर मंथ, 5 महीने की सैलरी 3,000 रुपए पर मंथ। नट्टू देखते रहो, नट्टू की कैलकुलेशन 3,000 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 5 महीने की सैलरी बाकी है, तो 3 फायदा 15,000, तो इसका एक्चुअल आउटस्टैंडिंग होगा 15,000। ये 5 मंथ्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और 3,000 पर मंथ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 15,000 एक्चुअल आउटस्टैंडिंग। अब मैं क्या करूंगा, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग आ गया 15,000, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 15,000 है ये 5 महीने का है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 महीने का 15,000, तो 4 महीने का कितना, मतलब ये जो 15,000 है ये 5 महीने का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मंथ्स, 5 मंथ्स का 15,000, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 5 मंथ्स का 15,000 तो 4 मंथ्स का कितना। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 5 महीने का सैलरी दिया हुआ है, हमारा लॉ, हमारा रूल ये है कि 4 महीने की सैलरी चाहिए, तो 5 महीने का जो एक्चुअल है 15,000, उसमें से 4 महीने का, उसमें से ही 4 महीने का कितना, तो 5 महीने का 15,000 तो 4 महीने का कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 आएगा। डन। और जो सी पॉइंट होती है मैक्सिमम अमाउंट 20,000 पर एम्प्लॉय, तो 20,000 इंटू 1 20,000। अब हम देखें इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है, तो 15,000 12,000 20,000, 15,000 12,000 20,000, इन तीनों में से लोएस्ट है ये वाला 12,000। जो लोएस्ट है 12,000 वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा, तो 15 और 12 और 20 तीनों में से लोएस्ट है 12,000, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा, बाकी जो बचा वो अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग था 15,000, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग था 15,000, उसमें से 12,000 रुपए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, तो 15,000 रुपए जो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग था 15,000, उसमें से प्रेफरेंशियल है 12,000, तो 15 माइनस 12 बाकी अनसिक्योर्ड बचेगा 3,000, 15 माइनस 12 बाकी अनसिक्योर्ड 3,000।
तो मेरी लैंग्वेज में, मेरी भाषा में ये 6 अमाउंट हो गई। अखिल की 2 अमाउंट हो गई, 18,000 और 0। गोपाल की 2 अमाउंट हो गई, 20,000 और 1,000। और नट्टू की 2 अमाउंट हो गई, 12,000 और 3,000। डन। ये 6 अमाउंट्स हमको आगे चल के काम आएंगी जब मैं ये जो अदर क्रेडिटर्स है 4 लाख, इसमें मैं ये 6 अमाउंट माइनस कर दूंगा। फिर धीरे धीरे जितना भी रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो मेरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते जाएगा। एक पॉइंट और है, उसके बाद मैं इस 4 लाख के अलग अलग पार्ट्स करके बता दूं। एक पॉइंट और है, यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 5 का डी पॉइंट। एडजस्टमेंट 5 में डी में लिखा हुआ है वर्कमैन ग्रेचुइटी रुपीज 1 लाख, और ऊपर 5 में आप ऊपर पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ है द अबव अदर क्रेडिटर्स इंक्लूडेड। क्या लिखा हुआ है? द अबव अदर क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अखिल की सैलरी, गोपाल की सैलरी, नट्टू की सैलरी, और ये ग्रेचुइटी फंड भी अदर क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूडेड है। अब हमारा अदर क्रेडिटर्स है 4 लाख, उसके अंदर एक ग्रेचुइटी फंड इंक्लूडेड है 1 लाख। अब आपको रूल बताऊं, ग्रेचुइटी फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, जो भी ग्रेचुइटी फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड होता है वो सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है। तो ये 1 लाख रुपीज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा। वर्कर्स ग्रेचुइटी फंड 1 लाख, और ये अदर क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम और बनाऊंगा, एक कॉलम मैं यहाँ पे और बनाऊंगा। क्या? वर्कर्स ग्रेचुइटी फंड, और इसकी अमाउंट है 1 लाख। इसकी अमाउंट है 1 लाख रुपीस, और ये भी अदर क्रेडिटर्स के अंदर 4 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। अब जो 5th एडजस्टमेंट का ए बी सी डी 4 पार्ट्स थे वो हमारे हो गए। अब मैं इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है वो भी धीरे धीरे बताऊंगा, सुनना ध्यान से। ये जो 5th एडजस्टमेंट में ए बी सी डी पार्ट था वो हो गए। ए में से 2 अमाउंट आई, एक प्रेफरेंशियल एक अनसिक्योर्ड। बी में से 2 अमाउंट आई, एक प्रेफरेंशियल एक अनसिक्योर्ड। सी में से 2 अमाउंट आई, एक प्रेफरेंशियल एक अनसिक्योर्ड। और डी में एक ही अमाउंट है प्रेफरेंशियल। अब मैं धीरे धीरे आपको लिखने भी बताता हूँ। पहले क्रेडिटर्स के मैं पार्ट्स कर दूं। पहले जो क्रेडिटर्स है 4 लाख, उसके मैं पहले पार्ट्स करूंगा, देखना ध्यान से। 4 लाख रुपीज में दे एक हमारा अखिल था, ये पहला पार्ट। फिर 4 लाख रुपीज में दे एक हमारा गोपाल था, वो भी 4 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, गोपाल की सैलरी। ठीक है। फिर 4 लाख रुपीज में एक हमारा नट्टू था, उसकी भी सैलरी 4 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, नट्टू की सैलरी। ठीक है। और फिर 4 लाख रुपीज के अंदर ये जो ग्रेचुइटी फंड है, फोर लाख के अंदर अखिल भी इंक्लूडेड है, 4 लाख के अंदर गोपाल भी इंक्लूडेड है, 4 लाख के अंदर नट्टू भी इंक्लूडेड है, और 4 लाख रुपीस के अंदर हमारे वर्कर्स की ग्रेचुइटी भी इंक्लूडेड है। और 4 लाख में दे एक और पार्ट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे रिमेनिंग क्रेडिटर्स, और वो अनसिक्योर्ड होगा। अब मैं 4 लाख का 5वां पार्ट करूंगा, सुनना ध्यान से। और मैं आपको 4 लाख में दे अनसिक्योर्ड कितना है वो अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना। और अभी तक तो इनकी एंट्री करना बाकी है। अब जितने भी रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचेंगे, जितने भी रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचेंगे 4 लाख में दे, वो सारे अनसिक्योर्ड होंगे। देखो टोटल क्रेडिटर्स थे 4 लाख, 4 लाख रुपीस। टोटल जो अदर क्रेडिटर्स थे वो 4 लाख रुपीस थे। 4 लाख रुपीस में दे लेस सैलरी, पहले कौन था? अखिल। सैलरी ऑफ अखिल, अखिल की सैलरी देखते हैं कितनी थी। अखिल की जो सैलरी थी उसमें दे 18,000 प्रेफरेंशियल था और 0 अनसिक्योर्ड। 18,000 प्रेफरेंशियल था और 0 अनसिक्योर्ड। सैलरी ऑफ अखिल, इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था 18,000 और सैलरी ऑफ अखिल में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था 0। तो अखिल की सैलरी में प्रेफरेंशियल था 18,000, अनसिक्योर्ड था 0। दूसरा कौन था? दूसरा था गोपाल। गोपाल की सैलरी में कितना प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड था वो देख लेते हैं। ये गोपाल
गोपाल की सैलरी एक्चुअल थी 21,000, 21,000 में से 20,000 प्रेफरेंशियल था और 1,000 अनसिक्योर्ड था। 20,000 प्रेफरेंशियल था और 1,000 अनसिक्योर्ड था गोपाल में, 20,000 और 1,000। तो यहाँ पे आएगा 20,000 और यहाँ पे आएगा 1,000। ये गोपाल की सैलरी, ठीक है। 20,000 प्रेफरेंशियल था और 1,000 अनसिक्योर्ड था। मैं क्या कर रहा हूँ, रिमेनिंग धीरे धीरे करके मैं रिमेनिंग अनसिक्योर्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ। सीखते रहो, ध्यान देते रहो। आगे तीसरा गोपाल के बाद कौन था, नट्टू। तो नट्टू की सैलरी कितनी प्रेफरेंशियल थी, कितनी अनसिक्योर्ड थी, वो निकालते हैं। अब नट्टू में जाते हैं। नट्टू की एक्चुअल आउटस्टैंडिंग था 15,000। 15,000 में से 12,000 इसका प्रेफरेंशियल था और 3,000 इसका अनसिक्योर्ड था। 12,000 और 3,000 नट्टू, 12 और 3 सैलरी ऑफ नट्टू 12,000 और 3,000, ठीक है। और एक ये ग्रेचुअरी फंड था 1 लाख, ये ग्रेचुअरी फंड 1 लाख, ये भी मैं लेस कर देता हूँ। लेस ग्रेचुअरी फंड या वर्कर्स ग्रेचुअरी फंड, ग्रेचुअरी फंड या वर्कर्स का ग्रेचुअरी फंड एक ही बात है, ठीक है। ये था हमारा 1 लाख रुपीस, ये भी मैं माइनस कर दूंगा। 4 लाख रुपीस में दे, अब 4 लाख रुपीस में दे मैं ये सारी अमाउंट माइनस करूंगा। 2 अमाउंट अखिल की, 2 अमाउंट गोपाल की, 2 अमाउंट नट्टू की और 1 अमाउंट वर्कर कॉम्पेंसेशन फंड की। ये 4 लाख में दे मैं सब माइनस करूंगा। इक्वल टू सम फ्रॉम 4 लाख माइनस 18,000 माइनस 0 माइनस 20,000 माइनस 1,000 माइनस 12,000 माइनस 3,000 माइनस 1 लाख। तो रिमेनिंग जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बचा, रिमेनिंग जो भी अदर क्रेडिटर्स बचा 2,46,000, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएगा। मतलब जितना भी रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचा वो हमेशा अनसिक्योर्ड में आता है, ये वाला 2,46,000। अब मैं ये सारी अमाउंट्स आपको लिख के बताऊंगा कि कौन सी कहाँ पे आएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये 4 लाख कहीं पे भी नहीं आएगा। हाँ, आप अगर इन सारी अमाउंट्स का टोटल करोगे ना तो 4 लाख जरूर आएगा। 18,000 और 0 और 20,000 और 1,000 और 12,000 और 3,000 और 1 लाख और 2,46,000, इन सब का टोटल 2,46,000 आएगा। मतलब हम लोग पे उतना ही करेंगे जितना बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे 4 लाख दिया हुआ है, लेकिन हम इस 4 लाख के 1 2 3 4 5 6 7 8 इस 4 लाख के 8 पार्ट्स करके हम लोग लिखेंगे। टोटल 8 पार्ट्स का 4 लाख ही आएगा जो लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, बस मैंने पार्ट्स कर दिए। तो अखिल की सैलरी 18,000 प्रेफरेंशियल में और 0 अनसिक्योर्ड में। याद करो दोनों नंबर्स 18,000 और 0। अब मैं स्टेटमेंट में जा रहा हूं। अखिल की सैलरी 18,000 प्रेफरेंशियल में, 18,000 प्रेफरेंशियल में और अनसिक्योर्ड में 0। देखो ये सैलरी ऑफ अखिल, सैलरी ऑफ अखिल, ये आ गया 18,000 प्रेफरेंशियल में और अनसिक्योर्ड में 0, सैलरी ऑफ अखिल। अभी गोपाल हो गया 18,000 और 0, स्टेप 3 और स्टेप 5। अब गोपाल का 20,000 और 1,000, 20,000 प्रेफरेंशियल में और 1,000 अनसिक्योर्ड में। 20,000 और 1,000 गोपाल का प्रेफरेंशियल में 20,000 और अनसिक्योर्ड में 1,000, सैलरी ऑफ गोपाल 20,000 और 1,000, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अभी इसके बाद है नट्टू की सैलरी। नट्टू की सैलरी 12,000 और 3,000, 12,000 और 3,000 नट्टू का। 12,000 प्रेफरेंशियल में, 3,000 अनसिक्योर्ड में। 12 और 3 नट्टू, 12,000 इसका प्रेफरेंशियल है नट्टू का, 3,000 नट्टू का सैलरी अनसिक्योर्ड है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरी ऑफ नट्टू 12,000 और 3,000, ठीक है। आगे इसके बाद है हमारा 1 लाख रुपीस था, एक 1 लाख रुपीस था वर्कर्स ग्रेचुइटी फंड और एक 2,46,000 अदर अनसिक्योर्ड।
1 लाख और 2,46,000। 1 लाख आएगा प्रेफरेंशियल में, 1 लाख आएगा यहाँ पे प्रेफरेंशियल में। वर्कर्स ग्रेचुइटी फंड, वर्कर्स ग्रेचुइटी फंड, ये 1 लाख आएगा प्रेफरेंशियल में, और जो 2,46,000 था अदर वाला, रिमेनिंग वाला 2,46,000, ये अनसिक्योर्ड में। अदर, यू कैन से अदर रिमेनिंग unsecured creditors, other remaining unsecured creditors 2,46,000। अभी आप अगर इन आठों अमाउंट्स का टोटल करोगे तो आएगा 4 लाख ही। देखो मैं सिलेक्ट कर दूं आठों को, ये आठों को सिलेक्ट किया। अभी आप अगर मेरे पीसी पे, मेरे लैपटॉप पे नीचे राइट साइड कॉर्नर में देख पा रहे हो तो एक सम 4 लाख दिखा रहा है, मतलब टोटल आठों का वही 4 लाख आया जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बस हमने उस 4 लाख के 8 अलग अलग पार्ट्स कर दिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये जो लिखा है 6th पॉइंट, ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 31/1/2011, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 31/1/2011, 31 जनवरी 2011, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? 31 जनवरी याद रखना। हमारा अकाउंटिंग ईयर बैलेंस शीट की डेट 31 दिसंबर 2010 पे कंप्लीट हुआ। चलो इसका भी एक वर्किंग नोट बना के देता हूँ। 31 दिसंबर 2010 याद रखना। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट की डेट दी हुई है वो 31 दिसंबर 2010 पे कंप्लीट हुआ। तो अगर 31 दिसंबर 2010 पे कंप्लीट हुआ तो स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी 2010 पे स्टार्ट होगा। मतलब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1/1/2010 से 31 दिसंबर 2010 तक का है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अब हमको एक डेट दी हुई है 31 जनवरी 2011, ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 31 जनवरी 2011। तो आप देखोगे ना हमारी बैलेंस शीट की डेट है 31 दिसंबर 2010 और ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 31 जनवरी 2011। तो आप अगर गैप देखोगे तो ऑब्वियसली 1 महीने का गैप है। कितना गैप है? 31 दिसंबर के बाद 1 महीने का गैप है। अब अगर ये गैप देखोगे कि कितना गैप है तो ये 1 महीने का गैप है, 31 दिसंबर 2010 से लेकर 31 जनवरी 2011 तक, ये 1 मंथ का गैप है। अब ये 1 मंथ का गैप का मतलब क्या? क्यों ये 1 मंथ का गैप दिया हुआ है? क्यों ये डेट दी हुई है 31 जनवरी 2011, ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन दिस डेट, ऐसा क्यों बोला हुआ है? ऐसा इसलिए बोला हुआ है ताकि हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकाल पाए। तो ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में काम आती है। तो हम लोग ऊपर ओल्ड बैलेंस शीट में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा डिबेंचर्स कितना है। बस याद रखना 1 महीने का एडिशनल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1 महीने का पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 2010 पे खत्म हुआ और हमने सारी पेमेंट्स की थी 31 जनवरी 2011 पे। तो 1 महीने का गैप है, मतलब जो एडिशनल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आएगा वो 1 महीने का आएगा, बस, बाकी इस डेट का कोई काम नहीं है। मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं। यहाँ पे आपको डिबेंचर्स दिया हुआ है, ये रहा 6% डिबेंचर्स दिया हुआ है 4 लाख, 6% डिबेंचर्स 4 लाख, और इसके नीचे अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है 24,000। तो ये 4 लाख और 24,000 ये दोनों मैं लिखूंगा पहले स्टेप 4 में। 4 लाख डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स 4 लाख, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो ये बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, इसको मैं बोलता हूं ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो 4 लाख के डिबेंचर्स और ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 24,000, याद रखना। एक हमको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ था 6% डिबेंचर्स, ठीक है, और एक ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसको मैं ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग बोलता हूँ। तो ये 4 लाख रुपए हमारी लायबिलिटी है, 24,000 भी हमारी लायबिलिटी है, ये दोनों जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिए हुए वो। अब मैं यहाँ पे 1 महीने का एडिशनल इंटरेस्ट निकालूंगा।
क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 31 जनवरी 2011, तो एक महीने का एडिशनल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। ये जो डेट है ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 31 जनवरी 2011, वो डेट सिर्फ यहाँ पे काम आती है एडिशनल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकालने में। अब मैं इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। एडिशनल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 6% इंटरेस्ट, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक महीने का इंटरेस्ट, मतलब 1/12। ये 4 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 6% इंटरेस्ट पर एनम, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय एक महीने का इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा 4 लाख रुपीस मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा 2000 रुपीज। ये 2000 रुपीज हमारा एडिशनल इंटरेस्ट होगा 2000 रुपीज। आगे और आगे लिखा हुआ है कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2010, प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो एडजस्टमेंट्स हमारी सारी कंप्लीट हो गई। हाँ ऑब्वियसली ये हमारी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन की अमाउंट कैलकुलेट करना बाकी है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। आगे ये कैश बैलेंस है ओल्ड बैलेंस शीट में 64,400, ये मैं चेक करूंगा मैंने लिखा है कि नहीं। 64,400 कैश बैलेंस, इसको मैं पहले चेक करूंगा। ये ना लिखा हुआ है 64,400 मैंने लिखा है रिसिप्ट साइड पे पहली अमाउंट। अब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10% प्रेफरेंस कैपिटल 2 लाख। ये जो 10% प्रेफरेंस कैपिटल है 2 लाख, ये मैं पे करूंगा हमारी स्टेटमेंट में स्टेप 6, ये 2 लाख रुपीज स्टेप 6 में आएगा। तो मैं आंसर में जाऊंगा, स्टेप 6 में जाऊंगा। अच्छा ये भी हमारा लिखा हुआ है 2 लाख, और 1 ईयर का आउटस्टैंडिंग डिविडेंड लिखा हुआ है, ये भी हमने पहले से लिख दिया। वापस मैं क्वेश्चन में जाऊंगा। अब यहां से लेकर बहुत हार्ड पॉइंट्स हैं, सुनना ध्यान से। 4,008 टाइप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹90 पेड अप। तो मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट और बनाऊंगा, उसमें ये बहुत काम आएगा। ए टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं 4,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब इनकी फेस वैल्यू 100 है, उसने 90 रुपीज पेड अप है। देखते रहो 100 फेस वैल्यू 90 पेड अप। मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, उसमें मैं लिखूंगा हेडिंग टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहला कॉलम में बनाऊंगा टाइप का, टाइप ए और टाइप बी। पहला कॉलम में बनाऊंगा टाइप का, टाइप ए और टाइप बी। फिर मैं एक कॉलम बनाऊंगा यू कैन से फेस वैल्यू, एक कॉलम में बनाऊंगा फेस वैल्यू का। ठीक है, अब मैं वापस क्वेश्चन में जाऊंगा, देखते हैं फेस वैल्यू कितनी थी, मैं भूल गया एक्चुअली। फेस वैल्यू ये रहा 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ₹90 पेड अप। 4,190। अब देखते रहना 4,190, 4,000 शेयर्स हैं, 4,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज, इतना फेस वैल्यू है हमारा। 4,000 शेयर्स पे 100 रुपीज हमारा फेस वैल्यू है। उससे पेड अप वैल्यू है 90 रुपीज, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेड अप कैपिटल। तो 4,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, इतना फेस वैल्यू है। इसमें थे 90 रुपीज पेड अप है, 100 रुपीज में थे 90 रुपीज पेड अप है। अब ऑब्वियसली 100 रुपीज में थे अगर 90 रुपीज पेड अप है, तो बाकी का जो 10 रुपीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे अनकॉल्ड अमाउंट। ये तो बहुत काम आएगा आगे चल के, सुनना ध्यान से। जितना रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे अनकॉल्ड अमाउंट। तो 4,000 शेयर्स पे 100 रुपीज फेस वैल्यू थी, देखो 4,000 शेयर्स पे 100 रुपीज फेस वैल्यू थी, उसी 4,000 शेयर्स पे 90 रुपीज पेड अप था, तो ऑब्वियसली बाकी का 10 रुपीज अनकॉल्ड होगा। अभी हम इन तीनों की अमाउंट लिखते हैं, तो 4,000 इंटू 100 ये आएगा 4 लाख रुपीज। 4,000 इंटू 100 4 लाख रुपीज, ये हमारी फेस वैल्यू। फिर 4,000 इंटू 90 ये आएगा 3,60,000, ये आएगा 3,60,000। फिर 4,000 इंटू 10 ये आएगा 40,000, 4,000 इंटू 10 40,000। मतलब टाइप ए में 4 लाख रुपीज फेस वैल्यू थी, 3,60,000 पेड अप था,
और 40,000 अनकॉल्ड अमाउंट था। ये टाइप ए के इक्विटी शेयर्स का मैंने सारा कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग टाइप बी में जाएंगे। टाइप ए का मैंने सारा कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, अब टाइप बी में जाते हैं। टाइप बी में लिखा है 4,000 बी टाइप इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ₹50 पेड अप। मतलब 100 रुपए फेस वैल्यू है, 4,000 शेयर्स पे 100 रुपए फेस वैल्यू है और 50 रुपीज उसमें से पेड अप है। अब दिमाग लगाओ, 100 रुपए में से 50 रुपीज पेड अप है तो बाकी 50 रुपीज अनकॉल्ड होगा। अब हम आंसर में जाएंगे। 4,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, उसमें से 50 रुपीज पेड अप है। देखो 4,000 शेयर ऑफ 100 ईच, उसमें 50 रुपीज पेड अप है तो बाकी 50 रुपीज अनकॉल्ड होगा। तो फेस वैल्यू हुआ 4 लाख, फेस वैल्यू हुआ 4 लाख, उसमें से 2 लाख रुपीज पेड अप होगा और बाकी का 2 लाख रुपीज अनकॉल्ड होगा। ठीक है, 4,000 बी टाइप शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो ये हुआ 4 लाख, उसमें 50 रुपीज पेड अप है तो 4,000 इंटू 50 2 लाख, बाकी का 2 लाख रुपीज होगा अनकॉल्ड अमाउंट। यहां तक हमारा ए टाइप और बी टाइप का इक्विटी शेयर्स कंप्लीट हो गया। अब मेरे को इन सब का टोटल चाहिए, मेरे को सबका टोटल चाहिए। तो टोटल देखें कितना होगा, यहाँ पे 4 लाख और 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख और 4 लाख, ये आएगा 8 लाख रुपीज। 4 लाख और 4 लाख 8 लाख रुपीज। यहाँ पे 360 और 2 लाख, तो ये आएगा 560। 360 और 2 लाख, ये आएगा 560। और यहाँ पे 40,000 और 2 लाख, ये आएगा 2,40,000। 2,40,000। ठीक है, ये मैंने सबका टोटल कर दिया। 4 लाख और 4 लाख, 8 लाख फेस वैल्यू हुआ। ये सब आगे चल के इसी क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है, इसलिए ऐसा एक स्टेटमेंट बना देने का। 360 और 2 लाख 560, 40,000 और 2 लाख 2,40,000। ये हमारा टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स का एक फॉर्मेट बन गया। ऐसा फॉर्मेट हमेशा बनाना, काम आएगा बहुत। एक और चैप्टर आता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसमें भी ये फॉर्मेट बहुत काम आता है। लिक्विडेटर में भी और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी, दोनों में बहुत काम आता है। ये फॉर्मेट हमेशा बनाना, हमेशा ऐसा ही बनाना। अब हम देखेंगे लायबिलिटी साइड पे क्या रह गया और अनटिक आइटम। लायबिलिटी साइड पे प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये हमने स्टेप 6 में लिख दिया है। इक्विटी शेयर अब ये पे करना बाकी है, स्टेप 7 में आता है ये। 6% डिवेंचर्स हो गया हमारा। अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो गया हमारा। क्रेडिटर्स मॉर्गेज ऑन फर्नीचर 80,000, ये शायद हो गया है हमारा, नहीं हुआ है। क्रेडिटर्स मॉर्गेज ऑन फर्नीचर 80,000। अब आप देखो फर्नीचर की ये सेलिंग प्राइस है 60,000, ये देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 में सेकंड अमाउंट, फर्नीचर की सेलिंग प्राइस है 60,000 और फर्नीचर के सामने हमने एक लोन लिया था 80,000 का। मतलब हमने लोन लिया था 80,000 का और उनको हमने गिरवी दिया था फर्नीचर। अब वो फर्नीचर हमने बेचा 60,000 में। ठीक है, तो लिक्विडेटर क्या बोलेगा इनको, इन क्रेडिटर्स को लिक्विडेटर क्या बोलेगा, लिक्विडेटर बोलेगा देखो आपका लोन 80,000 है, सही बात है, ध्यान से समझो। लिक्विडेटर बोलेगा ये वाले क्रेडिटर्स को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, कि आपका लोन 80,000 है, मैं पे आपको 80,000 ही करूंगा, लेकिन 60,000 रुपीज मैं आपको पे करूंगा एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। बाकी का आपका जो लोन रह गया 20,000 का, वो मैं आपको पे करूंगा एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब 60,000 रुपीज स्टेप 1 में और 20,000 रुपीज स्टेप 5 में। लिक्विडेटर इनको बोलेगा देखो हम आपको पे 80,000 ही करेंगे, लेकिन 60,000 पहले 20,000 बाद में। अब देखते जाओ मैं कैसे पे करता हूं इनको। 60,000 इनको मैं पहले पे करूंगा, क्योंकि जो फर्नीचर बेचा उसकी सेलिंग प्राइस हमको सिर्फ 60,000 ही मिली, तो 60,000 हम इनको पे करेंगे पहले। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगेंस्ट फर्नीचर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगेंस्ट फर्नीचर, पहले हम इनको 60,000 पे करेंगे स्टेप 1 में, बाकी का 20,000 हम इनको पे करेंगे लेकिन बाद में स्टेप 5 में। ये स्टेप 5 में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे, और सॉरी स्टेप 5 होता अनसिक्योर्ड है पर इसमें पे सिक्योर्ड को करेंगे। सिक्योर्ड
क्रेडिटर्स अगेंस्ट फर्नीचर, दिमाग लगाओ, है ये सिक्योर्ड, पर इनको हम पे कर रहे हैं अनसिक्योर्ड में 20,000। हम इनको क्या बोलेंगे, देखो आपका लोन 80,000 का था, उसमें से हम आपको 60,000 पहले पे कर देंगे। हम इनको क्या बोलेंगे, देखो आपका लोन 80,000 का था, उसमें से हम आपको 60,000 पहले पे करेंगे और 20,000 बाद में। क्योंकि जो फर्नीचर हमने आपको गिरवी रख के दिया था, जो फर्नीचर हमने आपको गिरवी रख के दिया था, उस फर्नीचर का सेलिंग प्राइस ही 60,000 मिला। तो यू आर सिक्योर्ड ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्नीचर, नॉट मोर देन दैट। हम आपको उतना ही पैसा सिक्योर्ड में पे करेंगे जितना फर्नीचर की सेलिंग प्राइस है। हम आपको बाकी का पैसा पे करेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, बाकी का 20,000 भी पे करेंगे, लेकिन अनसिक्योर्ड में, स्टेप 5 में। ठीक है, तो 60 ऊपर 20 नीचे। अब लायबिलिटी साइड पे 80,000 था ये वाला, क्रेडिटर्स मॉर्गेज ऑन फर्नीचर, ये हो गया 60 ऊपर 20 नीचे। 4 लाख रुपीज अदर क्रेडिटर्स है, इसके हमने 8 पार्ट किए थे, ये भी पे हो गया। मतलब लायबिलिटी साइड पे कोई भी नाम बाकी नहीं है। एसेट साइड पे कैश हो गया, और एसेट साइड पे कुछ भी हमारे काम का नहीं है, एसेट साइड पे सिर्फ कैश ही काम का होता है। लायबिलिटी साइड सारा कंप्लीट हो गया। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखना, समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं। अभी लिखना बहुत देर है, लिखने का स्टार्ट करना। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, जितना मैंने अभी तक समझाया, ये पूरा वीडियो लेक्चर आप बार बार देख सकते हो समझने के लिए। लिखने का मैं बताऊंगा, 1-2 वीडियो लेक्चर और बनेंगे इसके, उसके बाद लिखने का स्टार्ट होगा। हाँ, लिखना जरूरी भी है, आपको पता है, ये हमारा मेन आंसर। ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट। ये टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर वाला वर्किंग नोट, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन अभी तक भी ये आंसर 50% ही मैंने समझाया है। अभी और 50% एक्सप्लेनेशन बाकी है, लिखना नहीं है अभी ज्यादा। अभी लिखने में खाली 2-3 अमाउंट ही है, लेकिन समझाने में बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ये मेरा नंबर है, जो भी आपको कभी भी कोई भी चैप्टर सीखना हो, इस नंबर पे कॉल या SMS करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।